अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत वाइड जो है टॉपिक है, लेकिन हम जस्ट वही चीजें देखेंगे जो कि हमारे पीपीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इट डील्स विद डायनामिक इक्विलिब्रियम। दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन रुका हुआ होता है, वैसे तो मीन कुछ चेंज ना आ रही हो, लेकिन इसमें चेंज आ रही होती है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं दोनों हो रहे होते हैं। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहे होते हैं उसी स्पीड से जो है रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। आप स्पीड कह लें या आप कह लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही होती। तो जब फॉरवर्ड और रिवर्स की बात करें तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिमेन सेम और ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्लोज वेसल होनी चाहिए, ये आगे भी हम देखेंगे ले शैटलियर प्रिंसिपल में। और कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता, बस टाइम जो है वो कम कर देता है। कैटलिस्ट जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, तो जो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए उसको कम कर देता है। और फ्री एनर्जी चेंज जो है वो जीरो है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, हम सबको पता है कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में बनेंगे। फॉरवर्ड रेट जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, जो यहाँ पे इनकी कोएफिशिएंट होते हैं वो इनकी पावर में चले जाते हैं, एक्सपोनेंट्स में चले जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स, और ये के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस तरह रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिवर्स रिएक्शन ये वैल्यू आई। इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट इक्वल होते हैं तो दोनों को हमने इक्वल कर लिया, दोनों का वैल्यूज लिख ली। और मोलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? के सी क्या होगा? के एफ ओवर के आर। इसको रीअरेंज किया तो ये के आर इधर आ जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इसकी जो रेशियो होती है इसको के सी कहते हैं। या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन मीन मोल पर डीएम क्यूब, ओवर कंसंट्रेशन ओवर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स है कंसंट्रेशन, यहाँ पे फॉरवर्ड ओवर रिवर्स है, ये मिक्स अप ना कीजिएगा। समटाइम ये वैलिड नहीं होता क्योंकि जो है मैकेनिज्म जो है उस पर भी डिपेंड करते हैं, रिएक्शन की स्पीड वगैरह जो है। तो लेकिन ये इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ हमने इसको पार्ट नहीं कर रहे। ये है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट है, स्टार्ट में जीरो है प्रोडक्ट, टाइम जीरो, प्रोडक्ट जीरो। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आता है यहाँ पे जैसे ये लाइन लगी हुई है कि उसके बाद रिएक्शंस की कंसंट्रेशन जो है ये सीधी एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि इसके सामने अगर इसको ग्राफ से मिलाएं तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी जो है टाइम गुजरने के साथ साथ ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब है कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही। तो इस इक्विलिब्रियम पे कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम गेन होता है। तो इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है यहाँ पे जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकती है कुछ केसेस में। यहाँ पे देखें इक्विलिब्रियम में ये प्रोडक्ट है, पहले केस में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे के लार्ज है, क्यों? क्योंकि के सी क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो लार्ज है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ देखें ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत कम जो हैं वो यूज हुए हैं, अब यूं कह लें हम। तो यहाँ पे भी इस कंडीशन पे इस टाइम गुजरने के बाद जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आती। ये
हो सकता है पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात है वैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर K बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है ना, अगर दोनों इक्वल हों, कंसंट्रेशन इक्वल हो, रेट इक्वल होना और बात है, कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल होना और बात है। रेट किसका इक्वल होगा? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का। तो कंसंट्रेशन ये बहुत कम केसेस में, किसी केस में इक्वल हो भी सकती है। जब ये इक्वल होगी तो फिर जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये एक ही इस तरह से आ जाएंगे। जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो 1 आंसर आएगा। अगर K बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है न्यूमिरेटर में ऊपर वाली वैल्यू जो है वो KC में वो ज्यादा है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ है। तो इसमें दो चीजें पूछी जा सकती हैं, आपका प्रोडक्ट फेवर्ड अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है 1 से, या रिएक्शन गोज नियरली टू कंप्लीशन। इसमें रिएक्शन कंप्लीट तो होता ही नहीं है ना, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ही नहीं होते, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन भी साथ चलता रहता है। और अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो रिएक्टेंट्स जो है वो फेवर्ड है, तो हम कहते हैं रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, कि रिएक्शन बहुत कम जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। कुछ ये इस तरह चीजें हैं फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन जो है वो पूरी की पूरी जो है वो यूज नहीं होती, वहां पे एक्टिविटी यूज करते हैं। एक्टिविटी को सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन देखें, एक्चुअल कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन ये हम सोल्यूशन और कोलाइड्स के चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम इतना ही पढ़ते हैं कि जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं, तो जितनी कंसंट्रेशन उनकी एक्चुअल में होती है उतनी वो शो नहीं करते। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जी 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल में होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे। जो जहां पे एक पार्टिकल अलग से शो होना है, वहां पे 10, 15, 20 पार्टिकल जुड़ जाएंगे, तो एक्चुअल पार्टिकल्स की तादाद कम हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे हम एक्टिविटी यूज करते हैं। तो Ka क्या है? एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, उसकी पावर जो भी होगी ओवर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, वही होगा जो सिंपल है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन के बजाय हम एक्टिविटी यूज कर लेते हैं, एक्टिविटी को स्मॉल a से शो करते हैं। Ka हो जाएगा एक्टिविटी, वही एक्टिविटी ऑफ D रेज पावर D, एक्टिविटी ऑफ C रेज पावर C, एक्टिविटी ऑफ A रेज पावर A, एक्टिविटी ऑफ B रेज पावर B। और गैसेस के लिए क्या होता है? गैसेस के लिए कंसंट्रेशन के बजाय हमारा पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, तो यहाँ पे Kp हो जाएगा। तो वही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बजाय क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज पावर D एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं Kp Kc, ये आ सकता है इसमें, इसकी डेरिवेशन नहीं दी मैंने, स्किप कर दी हुई है। तो तैयारी करते वक्त भी अगर आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझनी नो डाउट जरूरी हैं, लेकिन अभी तैयारी करते वक्त ये कहां से आया, कैसे आया, सबकी डेरिवेशन है, आप बुक से पढ़ें, डेरिवेशन भी पढ़ें, अच्छी बात है अगर इतना टाइम है आपके पास। लेकिन अगर आप इसमें स्टक हो जाएंगे कि ये कैसे आया, क्यों आया, तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो सकेगी। ये डेरिवेशन साहर बीएससी की बुक में है, Kp इट इज इक्वल टू Kc into RT raised to delta n। डेल्टा n क्या है? चेंज या डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। दूसरा है Kp इट इज इक्वल टू Kn, अगर नंबर ऑफ मोल्स हो। Kp पार्शियल प्रेशर के लिए कांस्टेंट, Kc कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट, Kn नंबर ऑफ मोल्स, P ओवर n रेज टू पावर n। नेक्स्ट है Kp Kr इंटू P रेज टू पावर डेल्टा n। और ये इस सारा जो है एक लाइन, अगर ये आप याद कर लें तो आपको ये चारों रिलेशनशिप, तीनों रिलेशनशिप जो है वो याद हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली जो है इसमें एक छोटी सी जो है ये Kr नहीं, ये Kx है, मोल फ्रैक्शन अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये जो है ये Kx है मोल फ्रैक्शन के लिए, Kn नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और पार्शियल प्रेशर के लिए। यहाँ पे ये पूछा सकता है कि अगर डेल्टा n की पावर पॉजिटिव हो या डेल्टा n की पावर नेगेटिव हो तो क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है डेल्टा n की पावर जी, अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हों, अगर किसी में भी इन सब रिलेशनशिप में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हो तो डेल्टा n 0 होगा।
तो किसी चीज की पावर भी डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो पहले केस में Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे, दूसरे में Kp और Kn, फिर Kp और Kx जो है ये सारे जो है इक्वल हो जाएंगे अगर नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल है। दूसरा है कि अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब RT की पावर पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू जो है, ये फैक्टर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये फैक्टर जो है ये ज्यादा होने का मतलब है Kc की वैल्यू जो है वो कम होगी, तभी जो Kp की इक्वल होगा। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो ना। फॉर एग्जांपल अगर जो है जी हम कहते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 है, अगर 100 कांस्टेंट रखना है, एक को ज्यादा करेंगे तो दूसरी कम होगी। तो यहीं पे इसी तरह ही है कि अगर डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये RT या ब्रैकेट में जो फैक्टर है ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो साथ वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये फैक्टर कम होगा। तो ये हो सकता है पूछा जाए कि इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो Kn की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, और इसी तरह डेल्टा एन नेगेटिव है तो भी पूछा जा सकता है। ये Kc ये पहले मैंने स्किप किया था, लेकिन जो है कुछ बच्चे जो है प्रीवियस ये 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। कुछ बुक्स में लिखा भी हुआ है, इवन के कुछ स्लाइड्स भी मैं देख रहा था उस पर भी लिखा हुआ है कि Kc का कोई यूनिट नहीं होता। नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं हमारे माइंड में ये कि रेशियो है, रेशियो का यूनिट नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हों तो फिर यूनिट नहीं होता। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, 2 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट। तो HI के यूनिट क्या होंगे? मोल पर डीएम क्यूब, उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें प्रोडक्ट PCl5 और रिएक्टेंट है PCl3 और Cl2, तो यहाँ पे जो यूनिट होगा PCl5 का मोल पर डीएम क्यूब होगा, इसका मोल पर डीएम क्यूब होगा, वो कट जाएंगे। यहाँ पे लिखा है हमने मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब, ये वाला PCl3 का, ये वाला Cl2 का। डिवीजन में ये दोनों कट गए तो यानी कि इनवर्स आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। सॉरी ये इसको ये ठीक है, यहाँ पे इसी को मैं क्रॉस कर दिया, यहाँ पे समझ लीजिए कंफ्यूज ना होइएगा। 1 बाय मोल पर डीएम क्यूब, तो जब इसको अलग से लिखेंगे तो मोल इनवर्स और डीएम क्यूब। इस तरह अमोनिया का है, ये बेसिक बुक में भी है। तो ये है जी मोल -2 DM6, डीएम क्यूब जो है वो लीटर होता है, समटाइम लीटर भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे डीएम क्यूब लीटर है तो DM6 जो है लीटर स्क्वायर हो। ली शैटलियर प्रिंसिपल बहुत आसान प्रिंसिपल है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और उसमें कोई चेंज लाई जाती है तो सिस्टम उस चेंज के अगेंस्ट जाएगा। बस सिंपल सी बात है। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो सिस्टम गोज अगेंस्ट एनी चेंज, कोई भी चेंज लाई जाएगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाएगा, उसको नलीफाई करने की ट्राई करेगा। जैसे बुक में लिखा हुआ है, पहला है क्या चेंज ला सकते हैं हम उसमें? कंसंट्रेशन चेंज ला सकते हैं। कंसंट्रेशन में दो चीजें हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट ऐड करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट ज्यादा कर रहे हैं। सिस्टम क्या करेगा? रिएक्टेंट उसके अगेंस्ट जाएगा, रिएक्टेंट को कम करने की ट्राई करेगा। रिएक्टेंट कम कैसे होंगे? जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हम कम करेंगे, हम इनके प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम या रिएक्शन प्रोडक्ट ज्यादा करने की ट्राई करेगा। ज्यादा कैसे होंगे? जब फॉरवर्ड होगा। तो ये दोनों हमने लिखे हैं, रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट रिमूव करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। दूसरा इसका रिवर्स हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जो है चेंज हो सकता है वो प्रेशर और वॉल्यूम है। प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूम, प्रेशर स्लैश वॉल्यूम है, प्रेशर या वॉल्यूम। प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो इसलिए इन्हें इकट्ठा पढ़ा जाता है। और दूसरी बात जो है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड पे नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, तो इनका इफेक्ट जो है वो गैसेस पे होता है। ये बहुत आसान है। ये भी प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होता है, होना गैसेस पे अप्लाई है। अगर सॉलिड आ जाए तो उनपे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा आ जाए जिसमें सारे सॉलिड गिवन हो या लिक्विड्स गिवन हो, लिक्विड्स हो सकते हैं, तो उनपे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर ज्यादा करेंगे, रिएक्शन किधर जाएगा? टुवर्ड लेस मोल्स, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.414, ठीक है। जितना मोल ज्यादा होते जाएंगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा करेंगे, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ जो है मोल्स की तादाद कम होगी। अमोनिया है N2+3H2, इट गिव्स 2NH3। रिएक्टेंट में
4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का भी यही इफेक्ट है। टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दो तरह से रिएक्शन होते हैं हमारे पास। एक्सो मीन हीट प्रोड्यूस हो रही, हीट निकल रही है, एक्सो में हीट जो है वो प्रोडक्ट होती है, तो आप उसको प्रोडक्ट कंसीडर करें। और एंडो में क्या होता है, हीट एंटर हो रही है, रिएक्टेंट प्लस हीट इट गिव्स प्रोडक्ट। तो एंडो में, एंडो एंटर इसमें हीट हो रही है, उसमें रिएक्टेंट के तौर पे कंसीडर करें, रिएक्टेंट ज्यादा करते जाएंगे, हीट ज्यादा करते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा। और एक्सो में हीट को प्रोडक्ट लें तो क्या है, प्रोडक्ट रिमूव करते जाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो एक्सो में हीट कम करेंगे तो फॉरवर्ड, और एंडो में हीट ज्यादा करेंगे तो फॉरवर्ड। आसान सी वैसे बात है कि एक्सो क्या है, हीट से तो पहले जान छुड़ा रहे हैं, और हीट देंगे तो क्या होगा, उनका फिर दिमाग ही खराब होगा ना, फिर दिमाग घूमेगा उसका रिएक्शन का कि हम पहले हीट से जान छुड़ा रहे हैं और हमें और हीट किए जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देगा गुस्से में। कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, लेकिन ये टाइम कम कर देता है। इक्विलिब्रियम लिक्विड सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड वेपर में, आइस वाटर में हो सकता है, ये सारे हैं। फॉर एग्जांपल एक है गैस प्लस लिक्विड, जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सोल्यूशन बनता है। प्रेशर ज्यादा करेंगे, ये हेनरीज लॉ है, ये हम आगे भी देखेंगे। हेनरीज लॉ है कि गैसेस की सोलबिलिटी प्रेशर ज्यादा करने से ज्यादा होती है, तो गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है के पी जो है, के पी की वैल्यू है जी के एन पी ओवर एन रेज़ टू पावर डेल्टा एन। हाँ जी, ये है, सॉरी, ये इनर्ट गैस के लिए। इसमें समझ रहा था कि इनर्ट गैस ऐसी है कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। तो अगर तो डेल्टा एन 0 है तो गैस, इनर्ट गैस ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे है जी एट डेल्टा पी 0, चेंज इन प्रेशर 0 है, कोई चेंज नहीं कर रहे। एन विल इंक्रीज बाय, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है या पार्टिकल्स कह लें वो ऐड हो जाएंगे। तो डेल्टा एन पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा एन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इसका इफेक्ट जो है ये हम फिर देख लेते हैं क्या है इसका, बाद में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। आगे दो टाइप से होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें सारे के सारे एक जैसे हों, ये गैसेस हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक होमोजेनियस कैटालिसिस होता है, वो हम उसमें देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, ये गैसेस हैं सारी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी एक या एक से ज्यादा चीजों की, मैं एक से ज्यादा फेजेस में हूं, यूं कह लें। ये एक ही स्टेट है, गैसेस हैं या लिक्विड हो सकते हैं, जिस तरह एस्टर फॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या, एक सॉलिड है दूसरा सॉलिड है, कोई एक चीज अलग है, गैस अलग है। यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है, ये दो गैसेस हैं, मीन एक से ज्यादा स्टेट में हो तो वो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया है। यहाँ पे देखें जी, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड जो है, के ए सॉलिड का वो 1 होता है। के ए जो है, के ए किसके इक्वल होगा, एक्टिविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। के पी क्या होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें CaCO3 की लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। सॉलिड की के यानी एक्टिविटी जो है सॉलिड की वो 1 होती है, ए जो है। तो के ए अगर इस तरह लिखेंगे, अगर हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, जब सॉलिड की है ही नहीं तो फिर जस्ट जो है वो प्रोडक्ट में एक ही रह जाएगी CO2। और पार्शियल प्रेशर भी जस्ट गैसेस का होता है, तो जस्ट गैस CO2 ही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। अगर CO2 जो है वो रिएक्टेंट में होती तो 1 बाय PCO2 आ जाना था, अगर रिएक्टेंट में होती। यहाँ पे देखें एक्टिविटी जो है के ए, एक्टिविटी अमोनिया की भी लिखी है और H2S दोनों गैसेस की लिखी है, प्रेशर भी दोनों का लिखा है। यहाँ पे देखें के पी, इस इक्वेशन के लिए के पी की वैल्यू आ सकती है, इनके जितने नंबर ऑफ टोटल प्रेशर है उसमें कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, अमोनिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और H2S भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाफ पार्शियल प्रेशर अमोनिया का होगा और हाफ पार्शियल प्रेशर जो है वो H2S का होगा। टोटल जो के पी की वैल्यू पी स्क्वायर बाय जाएगी। ये एक और वैल्यू है, ये यहाँ पे देखें, के पी की वैल्यू अगर आप पूछा जाए तो ये है जी हमारे पास
ये 2 होना चाहिए यहाँ पे। ये एक चीज है इक्विलिब्रियम Q और KC। Q है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। Q है ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनकी रेशो कहीं पे भी हो सकती है वो। और KC क्या है कि इक्विलिब्रियम पे इनकी जो रेशो है वो KC है। वैसे जो है किसी भी पॉइंट पे इनकी जो रेशो है उसे हम रिएक्शन कोशेंट ले लेते हैं। जी यहाँ पे दो हैं, एक तो ये KSP से रिलेटेड है, KSP जो है हमने अलग से जो है उसमें बनाई हुई है। दूसरा पहले ये देख लेते हैं नीचे वाली, अगर Q ज्यादा है इसका मतलब है KC की वैल्यू कम है तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा, फेवर होगा। Q कब ज्यादा होगा? जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो वो रिवर्स रिएक्शन होगा। Q और K इक्वल है तो इक्विलिब्रियम होगा। Q जो है वो कम है, Q कब कम होगा? ये Q की है जब प्रोडक्ट जो है वो कम हो गए, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये वाला। दूसरा ये KSP से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। Q कम है KSP से, स्पेरिंगली सोलबल साल्ट है। सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब है आयनिक सॉलिड है अगर, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। और Q और KSP इक्वल है, इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड पे, इक्विलिब्रियम पे है। और Q ज्यादा है KSP से, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड है और आयनिक सोल्यूशन जो है वो PPD होगा। यहाँ पे हो सकता है पूछा जाए कि अगर Q की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं, तो प्रेसिपिटेशन होगी। ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट है, टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ले शैटलियर प्रिंसिपल जस्ट क्वालिटेटिव इफेक्ट है कि वो फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, लेकिन ये बताता है कि हमें कितना फॉरवर्ड होगा, कितना रिवर्स होगा। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये होगा -RT। ये गिब्स फ्री एनर्जी माइनस होनी चाहिए, ये देखें, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर इज द स्पॉन्टेनिटी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर जो है वो नेगेटिव होगी तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ये इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन वांट ऑफ आइसोकोर जो है इसमें जो है ये एक चीज है। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kp की और डेल्टा H पॉजिटिव है। इसमें बाकी जो है डिटेल हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का जो है अलग से जो है हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इससे रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बफर सॉल्यूशन और इंडिकेटर थ्योरीज। एसिड बेस का जो है वो लेक्चर अपलोड करूंगा, मैं पहले भी किया हुआ है, लेकिन वो अलग से जो है एसिड बेस, उनके फैक्टर्स, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए होगा। लेकिन ये जो 3 लेक्चर्स हैं, पहले जो है 10-12 मिनट की इनकी वीडियोस हैं। बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो है KSP से एक क्वेश्चन था और इंडिकेटर थ्योरीज में से एक क्वेश्चन था। इनकी वीडियो चैनल पे अपलोड हैं और उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, अगर वो आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। अस्सलाम वालेकुम।